जोरदार ताली बजाकर हमारे मुख्य अतिथि का स्वागत करें। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय जिला पुलिस अधीक्षक महोदय आदरणीय काबिल शरण गोपीनाथ जी हमारे मध्य में हैं। हम उनका बहुत बच्चों ने जो है और टैलेंटेड हो, एवरेज हो, बिलो एवरेज हो, जरूरी है आपकी कंसिस्टेंसी और आपकी मेहनत। बहुत बार वो कहते हैं मैंने आज 12 घंटे पढ़ाई की, कल 0। मैं ये नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा 3 घंटे पढ़ाई कर रहे हो या 4 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, डेली करो। 1 घंटा करो तो डेली 1 घंटा करो। ऐसे नहीं आना चाहिए कि आज ज़्यादा कर ली कल कम। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं ये मानता हूँ कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि स्मार्ट वर्क से करो, स्मार्ट वर्क से करो, पर किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी जब आप शुरू करते हो तो स्मार्ट वर्क पता नहीं चलता। जब तक आप उसको कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क देके करते नहीं, तब तक चीज़ें आपको ढंग से समझ में नहीं आती। उसके बाद ही आप स्मार्ट वर्क कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे केस में जब 19 में मैंने प्रीलिम दिया तो उसके लिए 8 जो महीने हैं वो पढ़ाई करी। उसके बाद जो है 1 महीने में मैंने प्रीलिम्स क्लियर किया, क्योंकि आपने उसको इतना दिया होता है एफर्ट्स, तो आपको पता चलता है कि कौन सा एरिया जो है वो इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यूपीएससी में ये होता है कि हर सब्जेक्ट के अलग अलग क्वेश्चंस आएंगे, 100 क्वेश्चन होते हैं प्रीलिम्स में, तो उसमें ये पता चलता है यार पॉलिटी से जो है वो कम से कम 20 क्वेश्चंस आते हैं, तो फिर पॉलिटी को जो है अपन टॉप प्रायोरिटी देते हैं। फिर पॉलिटी के अंदर जाओगे तो आपको पता है कि यार 10 से 11 जो पहले चैप्टर्स हैं और फंडामेंटल राइट डीपीएस के जो भी है इनके आर्टिकल्स पूछते हैं, उन पे ज्यादा क्वेश्चन आता है, तो उसके अंदर जो है हम उस पे फोकस करते हैं। तो कोई भी एग्जामिनेशन की तैयारी का सेम फंडा है। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी किताब है, भले वो कितनी बड़ी क्यों ना हो, कॉम्प्रिहेंसिव है और सब लोग उसके लिए उससे पढ़ाई कर रहे हैं। बहुत बार होता है कि शॉर्ट नोट्स मार्केट में आ जाती है, कोई रिवीजन नोट्स आ जाती है, तो हम जो है उसकी तरफ चले जाते हैं। पर जो किताब कॉम्प्रिहेंसिव है, सबसे बड़ी है, उसके मतलब आपको दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, आपको उसके साथ ही जाना है। फिर उस सब्जेक्ट को आपको कॉस्ट बेनिफिट का जो है एनालिसिस करना है कि इसके एग्जाम में कितने आएंगे, तो मैं अगर इसमें इतना टाइम दे दूंगा तो क्या वर्थ इट है। फिर उस किताब के अंदर भी कौन सा जो एरिया है वो कोर है, मतलब हर एग्जामिनेशन में जो भी आप सिलेबस पढ़ रहे हो 60-70% एरिया जो कोर होता है वो करोगे तो एग्जाम में निकल जाती है। पर हमारा फोकस बहुत बार वो 30-40% है, उसमें हम रिवॉल्व होते हैं, रोटेट करते रहते हैं। तो ये जो डिस्ट्रैक्शन होता है, या आप कह सकते हो कि पुअर प्लानिंग या स्ट्रैटेजी, जो भी कहना है आप कह सकते हैं, बट चीज़ों को सिलेबस को ढंग से एनालाइज करना बहुत जरूरी है। तो ये आप डेफिनेटली करिए। और जो भी आपकी हॉबी हो सकती है, स्पोर्ट्स हो सकता है या कोई आर्टिस्ट हो सकता है, तो उसको भी डेफिनेटली साथ में बनाए रखिए, बिकॉज आप स्ट्रेसफुल जो होता है, रूटीन होता है, उससे कम से कम आपको राहत मिले। जैसे मैं रनिंग करता रहता था, एक्सरसाइज करता रहता था, तो वो मुझे हर चीज़ हेल्प करती थी। तो ये बहुत जरूरी है आपके लिए। और मैं कहता हूँ कि ये बेस्ट फेज होता है, जो भी प्रिपरेशन फेज होता है वो बेस्ट फेज होता है। भले आप उसमें सेलेक्ट हो जाओ, उसके बाद लगेगा यार दैट वाज द बेस्ट फेज। तो इस फेज में, इस प्रोसेस में, प्रोसेस के बारे में ज़्यादा सोचना है, प्रोसेस को एंजॉय करना है। बहुत बार 8-9 महीने बाद एग्जाम होती है, तो हम क्या सोचते हैं, अरे इसमें मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, मेरी तो इसकी रिवीजन हुई नहीं है, ये सब्जेक्ट मुझे डिफिकल्ट लगता है। बट कहीं ना कहीं आप ये भूल रहे हो कि उस मुकाम तक जाने से पहले वो जो टाइम है 8-9 महीने का, उसमें अगर मेहनत दोगे आप, वो चीज़ें आपको मदद करेगी। वो जो डर था, वो जो फियर था, वो फिर बाद में लगेगा कि यार ये हम इसका डर लेता था। जैसे मैंने जब यूपीएससी तैयारी की तो अंग्रेजी न्यूज़पेपर पढ़ना होता है, तो द हिंदू जब हम स्टार्ट करते थे पढ़ने के लिए, तो उसकी बहुत ज़्यादा बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते थे, वर्ड्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते थे, आर्टिकल्स बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव आते थे। तो शुरुआत में डर लगता था कि यार ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा। जब मैंने सीनियर से बात पूछी तो उन्होंने कहा कि तो बस करता जा, समय के साथ जो है चीज़ें हो जाएंगी। और 1 साल बाद लिटरली वो कभी मेरा डर रहा नहीं उस न्यूज़पेपर को लेकर। तो ये हमेशा जरूरी होता है कि इस पर बिलीव करना है आपको कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, मेरे पास इतने दिन है, तो उसमें जो है चीज़ों को मैं अच्छा करूँगा और बेटर करूँगा। और हमेशा ये चीज़ होती है कि आप जैसा सोचते हैं वैसे जो है रिजल्ट नहीं आता है। मेहनत करते हो, बहुत बार बहुत शॉर्ट में मिस करते हो, कभी कभार जो होता है कि एग्जामिनेशन के अंदर जो है आपका जो टेम्परामेंट है, उस टेम्परामेंट थोड़ा सा बिगड़ जाता है, तो आप उसमें रिजल्ट अच्छा नहीं दे पाते, हालांकि आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा होता है। तो ये चीज़ें अप्स और डाउन्स इज पार्ट ऑफ द जर्नी, उसको एम्ब्रेस करना बहुत जरूरी है। आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा तो उसको एनालाइज करना बहुत जरूरी है कि कहाँ कमी रह गई और मैं कैसे सुधार कर सकता हूँ, और बाउंस बैक करना है। मैं तो उसी एटीट्यूड को मतलब विदाउट कोई ऑब्स्टैकल या विदाउट कोई फेलियर, अगर कोई सक्सेसफुल होता है, उससे ज़्यादा अगर फेलियर होके वो बाद में सक्सेस होता है, उसको मैं ज़्यादा मानता हूँ, क्योंकि वो चीज़ उस व्यक्ति को भी काफ़ी सारी चीज़ें लाइफ की जो है वो सिखाती है। और मैं मतलब हमेशा ये चीज़ कहता हूँ और सभी को कहना चाहूँगा कि वो रास्ता चुनना है, भले उस पर दिक्कतें हो, कठिनाई हो, मुश्किलें हो, वही रास्ता चुनना है जो सही रास्ता है, अच्छाई का, सच्चाई का रास्ता है, और डेफिनेटली वो आपको आपके मुकाम तक जरूर पहुँचा देगा। जो डिस्ट्रैक्शन भरा है, जो शॉर्टकट भरा है, जो लालच भरा है, उस रास्ते को ना चुनिए। और ये इतिहास गवाह है कि इस तरह से अगर आप करोगे तो आप कभी
फेल नहीं हो पाओगे। तो जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उस जर्नी के लिए, उस सफर के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ में हम दो चीज़ों के बारे में बीइंग फ्रॉम पुलिस में डेफिनेटली कहूँगा कि हमारे सामने जो साइबर फ्रॉड का जो चैलेंज है, जो मेवात इलाके में जो भी साइबर फ्रॉड से जो नाम जो जहाँ तक हम सोच सकते हैं कि कहीं ना कहीं आता है कि भाई यहाँ जो है वो साइबर फ्रॉड की वारदातें ज़्यादा है या अपराधी है इस तरह से। दूसरा जो ड्रग्स है उसको लेकर जो है जिस तरह से सभी लेवल पर उसके खिलाफ अभियान चल रहा है, कार्रवाई चल रही है। तो ये दो चीज़ें हमारे युवाओं को आपको समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज यू आर दी फ्यूचर ऑफ आवर नेशन। और आप इन चीज़ों को समझोगे तो देन यू विल टेक इट एज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड आप आपके दोस्त जो है, फैमिली है, आपका जो गांव है, समाज है, इसको डेफिनेटली अवेयर करोगे। बिकॉज मैं कहता हूँ कि एक युवा का, एक जो स्टूडेंट है उसकी एक जिम्मेदारी होती है समाज से जो है वो एक नाता होता है, तो उसको इस जिम्मेदारी को आपको निभाना भी है और अच्छे से समाज में बदलाव कैसे हो उसके लिए काम भी करना है। तो जो वो, और यही 12th के बाद, ग्रेजुएशन के बाद ही होता है जहाँ हमारे जो युवा है वो एज ए नशे को टेस्ट करके लेते हैं, एंजॉयमेंट या जो भी एडवेंचर होता है उससे स्टार्ट होता है और फिर जाके जो है वो एडिक्शन बनता है। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो इतने होनहार थे इस ड्रग्स और नशा की एडिक्शन की वजह से जो है वो अपना रास्ता भूल गए और उसके चलते वो अपना मुकाम हासिल नहीं कर पाए। तो ये जो नशा है इससे हमें दूर रहना है, क्योंकि किसी भी लेवल पर अपने समाज को, देश को आगे नहीं ले जाता। वो व्यक्ति खुद अपना मानसिक स्वास्थ्य जो है उसको होता है, मेंटल जो उसका डिस्टर्बेंस होता है, साथ में वो कोई डिसीजन लेने की क्षमता जो है उसकी खत्म होती है। उस खुद के पैसे उसके खत्म होते हैं, घर वालों को परेशान करता है, बच्चों को परेशान करता है, या जो भी सामान छोटी मोटी चोरी करना, मारपीट करना। तो ये चीज़ हमें सोचनी होगी कि किसी भी हालत में जो नशा है ना, इसके पास जाना है और जो कर रहे हैं उसकी सूचना भी पुलिस को देनी है और अपने लोगों को इसको लेकर जो है आगाह करना है। और साइबर अपराध जो है मैं देखता हूँ कि जब भी किसी अपराधी को पकड़ते हैं तो उसमें एक दो ऐसे युवा होते हैं जो 18 साल के कम उम्र के हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा जो कम्युनिकेशन है अपने दोस्तों के साथ, या परिवार का जो कम्युनिकेशन है अपने बच्चों के साथ, या टीचर्स का जो कम्युनिकेशन है अपने बच्चों के साथ, वो कहीं ना कहीं कम पड़ रहा है, क्योंकि हमें पता नहीं चल रहा है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, या हम उनको मोटिवेट नहीं कर रहे हैं, उनको हम अलग दिशा नहीं दे रहे। तो ये चीज़ हम सबकी जिम्मेदारी है, हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपके आजू-बाजू अगर इस तरह से बच्चे इसमें जा रहे हैं तो ये हम सबको लेना पड़ेगा और सभी स्टेक होल्डर मिलकर अगर हम इस पर काम नहीं करेंगे तो ये जो चुनौती है इसे हम लड़ नहीं पाएंगे। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई सवाल है, क्वेश्चन है तो जरूर पूछिए, मैं कोशिश करूँगा उसका आंसर देने की, अदरवाइज विल स्टॉप। परम सम्मानीय एसपी साहब, हमारे अंकल जी और यहाँ उपस्थित सभी बच्चों, अभिभावकगण और तेजस निर्माण गुरुजन सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। सबसे पहले तो मैं जो बच्चे अभी यहाँ सेलेक्ट हुए हैं, जिनका हमने सम्मान किया है, उनके मैं बधाई दूंगा और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करूंगा। दूसरा, आज आप लोगों का सौभाग्य कि एसपी साहब आपके सामने यहाँ पे आए हैं और उन्होंने अपने जो एक्चुअल एक्सपीरियंसेस हैं वो आपके साथ शेयर करें। ये जो एक्सपीरियंस होते हैं ये किसी किताब में नहीं मिलते हैं। ये जो बंदा आपके स्टेज से निकल चुका है वो अपने अगर एक्सपीरियंस आपको शेयर करता है तो ये सबसे आसान तरीका होता है सक्सेस का। क्योंकि आपने भी देखा होगा, एक घर में अगर कोई एक भाई डॉक्टर हो जाता है तो दूसरा भाई भी डॉक्टर हो जाता है, एक आईएएस हो जाता है तो दूसरा भी आईएएस नहीं तो कम से कम आईपीएस हो जाता है, आईपीएस हो जाता है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन यही है कि उसको आगे रास्ता जो है उसका जो बड़ा भाई है या जो उसका परिवार का सदस्य है वो उसको एक्चुअल बता देता है। सर ने पूरा अपना एक्सपीरियंस बहुत ही डिटेल में बताया है और मैंने बहुत ध्यान से सुना है। मैंने भी बहुत कंपटीशन की तैयारी करी है, पर वो काफी टाइम पहले करी 2002-2001, तो वो एक्सपीरियंस थोड़ा सा पुराना हो गया है। सर का एक्सपीरियंस नया है, लेकिन जो सर ने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा है, जिन जिन चीजों पर उन्होंने फोकस किया है, मैं बस बहुत ही शॉर्ट में बताना चाहूँगा। एक तो जैसे सर ने स्टार्ट किया कि भाई अगर आपको लड़ाई लड़नी है तो उसके लिए एक प्लान होना चाहिए। ये बिल्कुल सबसे फर्स्ट एंड मस्ट चीज है। अगर आपके पास कोई प्लान नहीं है, आप तैयारी कर रहे हो, ये भाई तैयारी कर रहा है, आपको पूछा क्या तैयारी कर रहे हो, आप भी उसके साथ तैयारी करते हैं, उससे कुछ नहीं होता। पहले आपको सोचना चाहिए कि भाई मेरे को क्या तैयारी करनी है, फिर उसका पूरा प्लान होना चाहिए, फिर उससे पूरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए, अपनी परिस्थिति देखनी चाहिए, अपनी योग्यता देखनी चाहिए, फिर उस तैयारी में वो रखना चाहिए। अब कोई बंदा आईएएस की तैयारी कर रहा है और उसको देख के आप आईएएस में लग गए तो आप आईएएस नहीं बन सकते। आपका
एक्सपीरियंस, आपका नॉलेज, आपका प्लान उसका अलग है, आपका अलग है। तो अपने हिसाब से पहले तो प्लान होना चाहिए किस चीज़ का आप तैयारी कर रहे हैं। दूसरा, जैसा कि कहा कि शुरू में जोश आता है, तैयारी करते हैं 2 महीने बहुत जोश के साथ 12-12 घंटे पढ़ते हैं, लाइब्रेरी जाते हैं, सब करते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे जोश ठंडा हो जाता है, फिर पढ़ाई नहीं करते हैं। अगर आपको लक्ष्य हासिल करना है तो चाहे कुछ भी हो जाए, कंटिन्यूस धीरे धीरे सतत प्रयास करते रहना है। चाहे आपको 1 साल लग जाए, चाहे आपको 2 साल लग जाए, चाहे इवन कितना भी टाइम लग जाए, जब तक आप अपना लक्ष्य हासिल ना कर लें तब तक लगातार उसके लिए प्रयासरत रहना चाहिए। उसी बंदे को सफलता मिलती है। अगर 2 साल 1 साल मान लो सफलता नहीं मिली, आपने छोड़ के चलो ये नहीं हो रहा, दूसरा कर लेते हैं, तो आप दूसरा भी नहीं कर सकते, तीसरा करोगे तो वो भी नहीं कर सकते। आप कर सकते हो तो सब कुछ कर सकते हो, और नहीं कर सकते तो फिर कुछ भी नहीं कर सकते। और चौथा, एक सबसे इम्पोर्टेंट जो सर ने कहा कि भाई किताबों को जैसे हम पढ़ते हैं, अंडरलाइन करते हैं और उसको फिर भूल जाते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट सर ने भी बार बार कहा इसके लिए कि रिपीटिशन। ये रिपीटिशन क्यों जरूरी है? एक्चुअली हमारे दिमाग में 2 तरह की मेमोरी होती है। एक तो होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी और एक होता है परमानेंट मेमोरी। परमानेंट मेमोरी वो होता है जिसको कभी नहीं भूलते। शॉर्ट टर्म मेमोरी वो होता है कि आपने आज 2 पन्ने पढ़े, शाम को भूल गए, फिर 2 पन्ने पढ़े, फिर कल भूल गए, तो वो होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी को परमानेंट मेमोरी में कन्वर्जन का एक ही तरीका है, वो है रिपीटिशन, रिपीटिशन, रिपीटिशन। आप जितने बार उसको रिपीट करेंगे, जितने बार उसको रिवाइज करेंगे, तो जो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी है, जो चीज आपको अभी याद है, उसको जो आप कल भूल जाते हो, वो फिर आप कभी नहीं भूलेंगे। तो जो भी आप पढ़ाई करते हो, जैसे आज आपने कोई किताब पे 4 घंटे में कोई चैप्टर तैयार करा, तो आप अगर उसको फिर 15 दिन बाद पढ़ेंगे तो फिर से ही आपको चैप्टर को पढ़ने में 4 घंटे लगेंगे। लेकिन अगर आपने आज मान लो कोई चैप्टर 4 घंटे में तैयार करा, अभी वो याद है, फिर आपने कल वापस से उसको पढ़ा, तो दोबारा से पढ़ने में आपको उसको 1 ही घंटा लगेगा। फिर 3 दिन बाद या 5 दिन बाद फिर से आप वही चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको आधा घंटा लगेगा। और फिर एक बार और अगर आपने उसको पढ़ लिया तो उसको आपको रिवाइज करने में मात्र 5 मिनट 10 मिनट लगेगा, और वो आपको शायद 6 महीने तक, साल भर तक याद रहेगा। को नमन करता हूँ और यहाँ उपस्थित सभी ऊर्जावान साथियों को अग्रिम भविष्य की शुभकामनाएं देता हूँ। साथियों, इस संस्थान ने बच्चों को शिक्षा तो दी ही है, साथ ही साथ जो मार्गदर्शन दिया है उसका उदाहरण आज आपने देख लिया ही है। और मैं आपको इस इतना ही कहना चाहता हूँ, यहाँ जो पढ़ाया जा रहा है वो तो पर्याप्त है ही। इस संस्थान से आप सफलता मिलने के बाद भी जुड़े रहें, क्योंकि भविष्य की कोई भी समस्या ऐसी हो जिसका समाधान इनसे हो सकेगा, ये आवश्यक रूप से करते हैं। और मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि बाकी तो सबने बताया ही है कि आपको लगातार मेहनत करनी है। और एक मैं कुछ पंक्तियां कह रहा हूँ कि बहुत ज्यादा बुरे समय में और बहुत ज्यादा अच्छे समय में एक कॉमन बात याद। इसी वजह से मैं ये भी नहीं बताऊंगा कि कौन कौन से एग्जाम्स, या बस डायरेक्ट पॉइंट पे आऊँगा। 2023 में मैंने पीएसटीसी का एग्जाम दिया था और अभी शायद 10 डेज के करीब रह गए एग्जाम में। तो इस टाइम पे तो सबसे जरूरी चीज़ है वो है रिवीजन। और किसी भी एग्जाम को सबसे ज़्यादा समझने के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो होते हैं पीवाईक्यूज, जो पहले से क्वेश्चन पूछे गए हों वो। तो पीवाईक्यूज के थ्रू रिवीजन कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। और जैसे कि आपने कोई क्वेश्चन देखा, ठीक है, उस क्वेश्चन को एनालाइज करें कि वो क्वेश्चन किस टॉपिक से है, उस टॉपिक को तुरंत की तुरंत रिवाइज कर लें। 4 ऑप्शन उसमें दे रखे होंगे, तो 4 ऑप्शंस को रिवाइज करें और 4 ऑप्शंस के थ्रू चीजों को रिकॉल करने की कोशिश करें। जैसे कि मेहरानगढ़ का किला आ गया, ठीक है, तो मेहरानगढ़ के किले में और क्या क्या चीजें हैं उनको अपने खुद से एक्टिव रिकॉल करें। और अगर आप ठीक से नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक पेज ले लें, पेज पे जल्दी जल्दी लिखें। उसमें राइटिंग का ऐसा ना सोचें कि मतलब राइटिंग क्या होगी, आप कुछ बस लिख दें जो भी चीजें आपको याद आ रही है। बाकी लास्ट टाइम रह गया है तो पहले से ही आप स्ट्रेटजी बना के चलें कि जो 7 to 8 डेज आपके रह गए उनमें आपको कैसे पूरी कंप्लीट चीजों को रिवाइज करना है। लास्ट डेज काफी इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एग्जाम के लिए वो, क्योंकि यही आपके ब्रेक या तो ब्रेक करने के लिए या फिर सक्सीड करने के लिए काफी वीडियो बनानी। मेरा तो ऐसा रहा है सीन कि जब तक एग्जाम स्टार्ट ना हो जाए उससे पहले मैं 1 मिनट तक होता नहीं हूँ। और ये मेरे साथ लास्ट टाइम पे भी जो भी होता तो एंड में कुछ ना कुछ आई जाता है, उसमें से क्वेश्चंस कुछ ना कुछ आते हैं। और जितने एग्जाम हुए हैं सभी में हुआ था तो वही मैं यही बोलूंगा कि रिवीजन करते हैं, अपना पहले से प्लान बना लें कौन से सब्जेक्ट को
क्या करा। तो सबसे आसान तरीका हो गया, आप अंडरलाइन कर रहे हो। दूसरा जो है आपका ये है जिसमें आप जो उसको रिप्रोड्यूस कर रहे हो। तीसरी चीज क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मान लो आपने किस चीज को पढ़ा, उसके ऊपर आपने क्वेश्चन सॉल्व किए। मैंने फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर जो है वो पढ़ा, या मैंने रिवर्स सिस्टम पढ़ लिया, उसके बाद मैंने उसके ऊपर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया, या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके पास अगर सब्जेक्ट वाइज है, थीम वाइज है, उसको सॉल्व किया। उससे क्या होगा, और इफेक्टिव रिवीजन हो जाएगी। और इंपॉर्टेंट स्टेज क्या है, अगर आपने किसी चीज को पढ़ा है तो आप दूसरों के साथ डिस्कस करो या उनको पढ़ाओ। तो इंपॉर्टेंट ये है कि आप पढ़ रहे हो, पर क्या मैं क्वालिटी के साथ पढ़ रहा हूँ। जितना मैं बहुत बार सुनते हैं कि आप 10-10, 12-12 घंटे लाइफ में पढ़ते हैं, 4-4 घंटे बैठता है, उठता नहीं, वो बहुत पुअर वे हो पढ़ाई है। कन्वेंशनल जो क्वेश्चंस है उसमें नहीं आपको करना है, रिवीजन की जो क्वालिटी है उसको बहुत सुधार करनी है। उनका आपकी स्ट्रेंथ क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। मैं बहुत जल्दी पढ़ता हूँ किताबें, या मैं बहुत चीजें अच्छे से याद